पिछले 15 सालों में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं, जो रही हैं, मात्र नंबर की गिनती कराई जाती रही। देख सकते हैं पिछले 5 सालों में किस दिन भोपाल में सांसद ने कौन सा काम किया। इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि उनको करने भी नहीं दिए गए। पूर्व महापौर होने का मतलब एक कार्यकाल देखा जाता है, उस कार्यकाल में उपलब्धि क्या है। नमस्कार, सत्यनीति में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज के हमारे अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कांग्रेस की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई राजनीति के सफर में? भाई, मैं बचपन से जब से कॉलेज में पढ़ता था, पहले मैंने एनओसीआई में काम किया, योग कांग्रेस में काम किया और योग कांग्रेस के बाद में मैंने सेवा दल का प्रदेश संगठक भी रहा, जिला कांग्रेस कमेटी में भी काम किया और फिर जिला कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा हूँ 7 साल। जिस वक्त टिकट मिला उस रोज़ तक मैं जिला कांग्रेस ग्रामीण भोपाल का अध्यक्ष रहा हूँ। और मेरी माताजी 93 से 2000 तक जनपद अध्यक्ष रही फंदा की और 2000 से 2005 तक मेरी माताजी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। और कांग्रेस संगठन हमें विरासत में मिला है। हमारे 3 पीढ़ियों से हम लोग काम करते आ रहे हैं कांग्रेस में। सर, मतलब आपका परिवार एक तरीके से कांग्रेस में रहा? कांग्रेस में रहा और विरासत में कांग्रेस हमारे मिली है। सर, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए। भाई, राजनीति में आने का बड़ा व्यापक उद्देश्य है। उद्देश्य इस बात का है कि एक सांसद बनता है और पिछले 15 सालों में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे हैं, जो रही हैं, मात्र नंबर की गिनती कराई जाती रही जी। सांसद के रूप में भोपाल में देखा नहीं कभी। भोपाल ने उनको कोई समस्या उठाते हुए देखा नहीं और किसी चीज़ का निदान उनके पास रहा नहीं। वो हमेशा एक कि बहुमत की संख्या जोड़ ली जाती और बहुमत में जुड़ के सांसद बन जाते और सरकार के अंग के रूप में बैठे रहते। कभी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। इसकी कमी भोपाल में रही है और आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में किस दिन भोपाल में सांसद ने कौन सा काम किया। इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि उनको करने भी नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मुक्त रूप से उनको काम भी नहीं करने दिया गया। ये भी एक कारण हो सकता है। सर, पार्टी ने आपको चुना है तो ऐसी क्या क्या चुनौतियां रहेंगी आपके सामने, बताएंगे? पार्टी ने हमें चुना है, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनाव हम जीत रहे हैं और चुनाव जीत के रहेंगे। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहा है। हम कार्यकर्ता मिलकर चुनाव जीत लेंगे। सर, अभी आप देख रहे हैं तो ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं भोपाल लोकसभा सीट में जो नहीं हो पाए हैं? इतने सालों से बीजेपी की सरकार रही है। भाई, 25 साल से मास्टर प्लान नहीं लाए। 2005 तक का मास्टर प्लान था हमारे यहाँ, उसके बाद मास्टर प्लान कुछ लाए नहीं। अव्यवस्थित विकास हुआ, अव्यवस्थित का उसको लीगलाइज भी करा, प्रॉपर्टी टैक्स दिया, उनसे बिजली का कनेक्शन दिया, नल का कनेक्शन दिया और 2016 में 360 कॉलोनियों को बताया गया। अब एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ है। अभी विगत माह हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री और कलेक्टर भोपाल का संयुक्त स्टेटमेंट था कि हम कल 2016 में भी जिसको बताया गया कॉलोनियों को, उसको हम उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। भाई, ये जो बीजेपी का स्टंट है, लोगों को डरा के वोट लेने का, मैं इतनी बार साफ कर देना चाहता हूँ कि जिन कॉलोनियों में यदि भोपाल में अवैध बोला जाएगा और उसके लिए हम पूरा संगठन खड़ा है, तो एक तरफ निगाह उठा के देखते हैं उज्जैन में जो कॉलोनी बनी है वो किसके संरक्षण में बनती आई और इंदौर में किसके संरक्षण में बनी है।
पहले उन पर कार्रवाई होगी, नहीं तो भोपाल की जनता पूरा आंदोलन करेगी। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी आपके सामने हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां हैं आपके लिए, अगर क्योंकि उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव भी वो लड़े हैं, लेकिन लड़े और हारे, जी और पूर्व महापौर होने का मतलब ये एक कार्यकाल देखा जाता है, जी उस कार्यकाल में उपलब्धि क्या है। भाई एक चीज मैं आपको बड़ा साफ बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी पर घोषणा की गई थी 2014 में। उसमें एक स्मार्ट सिटी भोपाल के टीटी नगर उजाड़ स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया। उसका प्रस्ताव तो इन्होंने दिया था और उस पर समय पर 5 साल का कार्यक्रम, हजारों करोड़ रुपए निकाले गए और मात्र 2 चौड़ी चौड़ी सड़कें बना के बोलते स्मार्ट सिटी बन गई। और जो उसमें अव्यवस्थित विकास विकास नाम की टीम में उजड़ पड़ा। उसके पीछे मेरा तर्क ये है कि बहुत बड़ा कर्मचारी का तबका लगता था, उसको साउथ टीटी नगर बोलते थे, 2-2 पीढ़ियों से नौकरी करते चले आए। एक कोने में उनके लिए जो है उसको कुछ बना देते हैं कि भाई उनको सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो इधर उधर जाके भटकते हुए। तो ये कोई देखिए, कोई चीज किसी चीजों की जो परिकल्पना की जाती है उसका पूरा आगे का प्रोसेस देख के किया जाता है। श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी भोपाल के नामी वकीलों में आपका नाम आता है, तो एक वकील से एकदम राजनीति का कैसा? भाई मेरा पेशा, मेरा किसानी भी है जी, मैं वकालत 87 से कर रहा हूँ जी, और ये जो मैंने वकालत की है मेरा राजनीति से जी, इनडायरेक्ट संबंध सदस्य रहा जी, और मैं कभी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था। जी, ये चुनाव में पार्टी के उच्च जो लोग हैं हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, उनके निर्देश पर मैं तैयार हूँ, उनके निर्देश पर मैं चुनाव लड़। सर जैसा कि मुझे आप प्रचार कर रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है? हमें तो व्यापक समर्थन मिल रहा है जी, और लोग जनता को स्वतः चुनाव लड़ेंगे जी, भाई। समर्थन का एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी चाहती है कि दल का राज हो हिंदुस्तान में। पहले ईडी को हथियार बनाया, सीबीआई को हथियार बनाया, ईडी के 141 नोटिस लोगों को जारी किए, 141 लोगों पर कार्रवाई शुरू की, 121 लोग बीजेपी में चले गए तो उनकी कार्रवाई बंद कर दी, मात्र 20 पर कार्रवाई चल। सीबीआई ने उठा के हेमंत सोरेन, इनको दिल्ली के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, इन सब पे कार्रवाई की। केजरीवाल पे ईडी सीबीआई दोनों की कार्रवाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक वो बना लिया है, अपने पावर प्लांट बनाया है लोगों को डराने के लिए। अब तीसरा पावर प्लांट इनका है इनकम टैक्स। कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए, 2017 से 2021 तक एलिगेशन लगाया जाता है, पूरे हमारे खाते फ्रीज हो गए। कांग्रेस के पास पैसे नाम की चीज नहीं रही, मात्र इसके पीछे मकसद ये रहा कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जब ये चीज समस्या आई हमारे सामने तो हमने कार्यकर्ताओं की बैठक की, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, मनी पटवारी जी से। हमने एक अभियान चलाया, एक नोट एक वोट, और एक नोट एक वोट हमने शुरुआत किया है। हम नगर निगम के पूरे वार्डों में एक नोट एक वोट का हमारा अभियान चलेगा। अभी व्यापक अभियान चलेगा और जितना पैसा चंदे में आएगा उससे चुनाव लड़ेंगे। और चंदे का एक पाई का हिसाब किताब हम लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हैं इलेक्शन कमीशन। जी, मतलब सर आपका कहना है कि बीजेपी कितना भी कुछ कर ले लेकिन कुछ होने नहीं देंगे। हिटलर साइन का राज थोड़ी देर चलेगा हिंदुस्तान में। ये हिटलर का दिमाग है कि यहाँ से रोक दो,
यहाँ से तंग करो, ऐसा बीजेपी तंग करना चाहती है, लेकिन वो हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होने वाला। अच्छे अच्छे शासकों को खड़ा करेगी। दिग्विजय सिंह हमेशा एक सवाल उठाते ईवीएम को लेकर, क्या सर मानते हैं आप भी कि ईवीएम में करते हैं वो ज्यादा हो सकता है? दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं जी और सवाल उठाते हैं तो सवाल कुछ जान भी है। जी एक डेमो भी हुआ था उनके निवास में। डेमो में तरबूज पे डालो तो अमरूद निकलता था, जी इस पे डालो तो वो निकलता था, ऐसा डेमो हुआ। भाई ईवीएम तो हमने चालू किया, लेकिन हमने शुद्ध मन से चालू किया था। उस समय इसकी शिकायतें नहीं आनी, अब शिकायतें आना शुरू हो गई। तो जब शिकायत आती है प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक सरकार के सामने, तो उस शिकायत का निराकरण करना सरकार की कृत होता है। भाई अगर शिकायतें आ रही, लोग चिल्ला रहे हैं, तो आप बैलेट पेपर पर क्यों नहीं करवाओगे? बैलेट पेपर पर करवा दीजिए चुनाव। उस वक्त हमें यही करना, हमें वही करना, तो ये तो कम से कम सोचने का विषय है। तो लेकिन खैर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप करा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को नहीं देगी, वो बहुत से नंबर सुप्रीम सब चीजें जानकारी कलेक्ट कर चुकी सुप्रीम कोर्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ। तो ये हमारे साथ थे अरुण श्रीवास्तव जी, लोकसभा प्रत्याशी भोपाल से। तो ऐसे ही फिर मिलेंगे आपसे। सत्य नीति देखते रहिए। नमस्कार।